नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का कहना है, द विनर इज द वन हु बिलीव्स इन विक्ट्री मोर। जी हाँ श्रोताओं, चैंपियन वही होता है जिसमें जीतते रहने की चाह होती है और जो खिलाड़ी मैदान में अपना बेस्ट दे पाता है वही बनता है चैंपियन। शायद यही कारण है कि नोवाक जोकोविच दुनिया के सबसे सफल टेनिस प्लेयर्स में एक हैं। श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। अब से कुछ देर बाद शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और किदाम्बी श्रीकांत को पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चोउ टिएन चेन से हारकर वो डेनमार्क ओपन से बाहर हो गए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को अभी अभी खत्म हुए मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने बैंगलोर को जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य दिया, जिसे राजस्थान की टीम ने 19 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 179 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। और आज जिस तरह से सचिन ये मैच हुआ है, वाकई में बेहतरीन पारी बेंगलुरु की तरफ से अगर हम बात करें देवदत्त पडिक्कल की, जिन्होंने 35 रन बनाए, एरिक फिंच, विराट कोहली ने 32 गेंदों में 43 रन बनाए और एबी डिविलियर्स की तो बात ही क्या कहनी, जिनके दम पे आज ये मैच 22 गेंदों में 55 रन की धुआंधार पारी खेली और नाबाद भी रहे। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए उनको श्रेय जाता है जीत का, क्योंकि आप देखिए 3 विकेट जिस तरीके से गिर गए थे आरसीबी के, तो ये लग रहा था कि अभी स्कोर जो है वो जो चुनौतीपूर्ण स्कोर है वो थोड़ा सा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगने लगा था, क्योंकि टॉप 3 बल्लेबाज आपके चले गए हैं और एबी डिविलियर्स हालांकि आए क्रीज पे, लेकिन अब हर मैच में आप किसी एक खिलाड़ी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वही मैच का पल्ला जो है झुकाएगा या मैच जिताएगा, लेकिन उन्होंने फिर एक बार ये कर दिखाया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों टीमें, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अपने पिछले मैच हार के सिद्धार्थ इस मुकाबले में आमने सामने थी और इन लोगों को मतलब शिद्दत से जीत की तलाश थी कि इस मैच को जीतने के बाद ही, क्योंकि आप देखिए ना कि आरसीबी को अगर टॉप 4 में रहना है तो ये मैच जीतना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। और क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अभी थोड़ी सी प्रदर्शन के मामले में लड़खड़ाई हुई टीम है, हालांकि इस मैच में उसने अच्छा स्कोर किया और हम इस पे लगता है बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन आरसीबी ने अपने ढंग से, अपने तरीके से, पूरी तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया। उसके गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि राजस्थान की टीम फिर भी एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने तो जैसा आपने बताया शानदार प्रदर्शन करके मैच को एकदम उसकी झोली में डाल दिया। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये पूरा मुकाबला अगर हुआ है, अगर हम देखें तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो अगर उसके जो पॉइंट्स हैं, काफी आज उम्मीद कर रहे थे कि ये दोबारा से कमबैक करेगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उसने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी उसकी देखिए कोई खराब नहीं रही। अगर कोई टीम जो लगातार हार से परेशान चल रही हो और वो उसके बाद भी एक अच्छी टीम के खिलाफ वो आते हैं और 177 रन बनाते हैं स्कोर बोर्ड पे, तो ये कोई खराब स्कोर नहीं है, मतलब एक चुनौतीपूर्ण स्कोर है ये। और फैसला भी लास्ट ओवर में होता है, तो मैच कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। आप देखिए ना कि रॉबिन थप्पा आए ओपनिंग के लिए, उन्होंने 41 रन बनाए मात्र 22 गेंदों पे। बेन स्टोक्स का उनको अच्छा साथ मिला। फिर उसके बाद संजू सैमसन हालांकि नहीं चल सके, उनके विकेट भी गिरे राजस्थान रॉयल्स के, लेकिन फिर स्टीव स्मिथ कप्तान उन्होंने पूरी एक तरीके से जिम्मेदारी पारी खेली, जिसे कह सकते हैं कि आप उन्होंने आगे बढ़ के नेतृत्व किया टीम का। 57 रन बनाए उन्होंने 36 गेंदों पे, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। जोस बटलर ने भी अच्छा साथ दिया उनका, तो टीम बहुत अच्छा कर रही थी। और स्टीव स्मिथ का तो बल्ला काफी, मतलब आप बिल्कुल, आज उन्होंने 36 गेंदों पे 57 रन की पारी खेली, अच्छी हिटिंग वाली उनकी इनिंग थी। आप देखिए कि 10 गेंदों पे मात्र ये बल्लेबाज
10 रन बना पाए, लेकिन अगली 20 गेंदों पे उन्होंने पूरी तरीके से नक्शा बदलने की कोशिश की। अगली 20 गेंदों पे 40 रन बटोरे उन्होंने जी। तो एक बार की ये लगने लगा था कि राजस्थान रॉयल्स आज कुछ करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बल्ला चला, आप देखिए, लेकिन क्रिस मॉरिस को हमें श्रेय देना होगा यहाँ पे गेंदबाजी जो करने आए थे आरसीबी की तरफ से। खासतौर से वो आखिरी ओवर में जो उनको गेंद सौंपने का जो फैसला था कप्तान का, मुझे लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। 4 विकेट आज उन्होंने लिए। आज उन्होंने टोटल 4 विकेट लिए और आखिरी ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए और मात्र 4 रन दिए। और लास्ट बॉल पे उन्होंने जोफ्रा आर्चर को चलता किया। तो जो होता क्या है कि अमूमन जो टीम एक अच्छा स्कोर कर रही होती है, जो पहले खेलने आई थी, वो चाहती है कि एक बड़े स्कोर की तरफ जाए और अंतिम ओवर में, अंतिम गेंदों पे वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वहां विकेट गिर जाए, रन भी रुकें, तो उससे मैच का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। तो क्रिस मॉरिस ने वो किया। आज उन्होंने 4 विकेट लिए। ये उनकी सेकंड बेस्ट बॉलिंग है आईपीएल के अंदर। तो ये इसका श्रेय जाता है क्रिस मॉरिस को कि जो उन्होंने गेंदबाजी में अपनी तरफ से पूरी तरीके से न्याय करने की कोशिश करी। आरसीबी को मुकाबले में उन्होंने ला खड़ा किया। उसके बाद तो जब आरसीबी के बल्लेबाज आए तो फिर तो मामला आप फिर कहना ही क्या। फिर तो आप अभी चर्चा कर ही रहे थे। और एबी डिविलियर्स को तो देखिए 250 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये बहुत स्ट्राइक रेट होता है। मतलब आप सोचिए ना, कोई बल्लेबाज मतलब अंधाधुंध कर रहा है, इसका मतलब स्टेडियम के अंदर। बिल्कुल, जिस तरह की पारी खेली उन्होंने, बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी आज के मैच में। और अब हम बात करते हैं दूसरे मैच की। अब से कुछ देर बाद शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली ने सीजन में कुल 8 में से 6 मैच जीते हैं और 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में दिल्ली मुंबई के बाद 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर अंक तालिका में छठे स्थान पर काबिज चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके कुल 6 अंक हैं। आइए सुनते हैं इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी चारू की ये रिपोर्ट। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें अनुभवी धोनी के धुरंधरों और यंगिस्तान टीम दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर होंगी, जहां एक ओर दिल्ली कैपिटल्स शानदार फॉर्म में है और प्लेऑफ की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं अभी तक चेन्नई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और उसे अब मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए पहले मुकाबले में दिल्ली ने चेन्नई को 44 रन से हराया था। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में कुल 13 20-20 मैच हुए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 9 बार जीत मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 बार की चैंपियन चेन्नई और अभी भी खिताबी जीत के इंतजार में दिल्ली में से कौन सी टीम आज अपना दमखम दिखा पाती है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ सचिन, काफी दिलचस्प होगा क्योंकि दिल्ली जिस तरह से फॉर्म में चल रही है और पहले वो अंक तालिका में शीर्ष पर भी रही, और जिस तरह से पिछले मैचों में उसके जो यंग खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और चेन्नई जिस तरह से थोड़ी सी उसकी पारी कहीं ना कहीं एक लड़खड़ाती दिखाई दे रही है, टीम में वो रिदम नहीं दिख रहा, तो ऐसे में किस तरह का मुकाबला आप देखने वाले हैं आज? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे उसको हम हल्का करके तो नहीं आंक सकते। चेन्नई सुपर किंग जिसके भी खिलाफ होगी वो टीम बहुत सावधानी से खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उसके पास अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके कप्तान कौन है? धोनी, जो खुद इतने कामयाब कप्तान रहे हैं आईपीएल के अंदर। इसके अलावा विश्व क्रिकेट में उनकी एक छाप है, तो उस टीम को कोई खारिज करने की स्थिति में तो नहीं है। और देखिए रिकी पोंटिंग भी जो दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं, वो इस बात को कह चुके हैं कि हमने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया और हमारे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। देखिए उनकी बात का भी वजन है, क्योंकि देखिए इन्होंने इतनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली है और वो जानते हैं, और आईपीएल में भी वो बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, बतौर कोच जुड़े रहे हैं लगातार। तो वो जानते हैं कि अभी जो आधा आईपीएल जो अभी गुजरना है, इसमें बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा है और ये माना है, उन्होंने भरोसा जताया है कि अभी जो हमारी टीम का सर्वश्रेष्ठ है वो अभी आना बाकी है और वो इस हाफ में ही आएगा। जी हाँ, और सीएसके अपने कमबैक के लिए जानी जाती है और लोगों को अभी भी भरोसा है कि जिस तरह अगर आप हेड टू हेड देखिए सिद्धार्थ, तो 22 मैच खेले हैं
जिसमें सीएसके की 15 विन है जी। तो आप देखिए ना कि कितना अधिक जो है उनकी जीत का जो है आंकड़ा है। बिल्कुल, और अगर टोटल आंकड़े की अगर आप बात करें तो आईपीएल में अब तक 173 मैच सीएसके ने खेला है, जिसमें से 103 मैच जीते हैं, 69 मैच उन्होंने हारे। जी बिल्कुल, नहीं मैं तो दोनों टीमों का आंकड़ा बता रहा था, आपने ओवरऑल बता दिया और ज्यादा उसको आपने अच्छा कर दिया। लेकिन अभी ये आईपीएल जो है थोड़ा सा बदला हुआ है। अब दिल्ली टीम वो नहीं है जो वो पिछले आंकड़े के हिसाब से हम उसको माने। अब दिल्ली टीम बदली हुई है, इसके तेवर बदले हुए हैं। आपने खुद बताया कि अभी कुछ समय पहले तक वो नंबर 1 पे चल रही थी और वो इस बार मुझे लग रहा है पूरी तरीके से भरोसे से खेल रही है और इस बात का उसको विश्वास है कि इस बार हमें टॉप 4 में नहीं टॉप 2 में ही रहना है जी। तो उसके हिसाब से अगर ये प्रदर्शन करेगी दिल्ली की टीम तो निश्चित तौर पे सीएसके की मुश्किल होने वाली है। और पिछले शनिवार को हम यहाँ पे थे सिद्धार्थ, तो मैं बताऊं आपको चेन्नई और आरसीबी का मुकाबला था उस दिन और एक टीम 5वें पे थी, एक टीम 6ठे पे थी। लेकिन देखिए वहां से स्थितियां कितनी बदल गई एक हफ्ते में। चेन्नई अभी भी वही है जी, 6ठे स्थान पे है, लेकिन आरसीबी जो है वो काफी आगे निकल गई है और एक मैच उसने आज फिर जीता, तो अब उसके 12 अंक हो गए हैं। हालांकि वो है शायद अभी तीसरे नंबर पे, क्योंकि वो रन रेट के हिसाब से उनका जो है स्थान तीसरा होता है, लेकिन अब वो तीनों टीमें 12-12 अंक पे हैं। तो कहीं से भी मैच बदल सकता है, कहीं से भी आईपीएल का सीन बदल सकता है, कुछ भी संभव है। क्योंकि आप जानते हैं कि 20 ओवर का खेल है, इसमें कितनी जल्दी आज जैसे अभी हम लोग आरसीबी के मैच के जिक्र कर रहे थे, 3 विकेट गंवा दिए थे जब उन्होंने, तो लगने लगा था कि क्या दुगने का ये जो जितनी गेंदें हैं उससे दुगने रन पड़े हुए हैं, क्या ये हासिल कर पाएगी ये टीम। लेकिन देखिए एबी डिविलियर्स थे वहां पे, तो इनके पास भी कई खिलाड़ी हैं, फाफ डुप्लेसी है इनके पास। शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वहां पे जो पिच है वो काफी स्पिनर्स के लिए और बल्लेबाज के लिए काफी फेवरेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसका फायदा देखिए धोनी ने पिछली बार इसीलिए अपनी रणनीति में परिवर्तन किया था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जी। और वो 3 स्पिनर लेके खेले थे जिसका उनको फायदा मिला था। तो कहीं ना कहीं देखिए चीजें मैदान को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए बदली जाती है, रणनीति बदलती हैं टीमें और उसका कहीं फायदा मिलता है। तो धोनी इसके लिए जाने जाते हैं जो परिस्थितियों का फायदा उठाएं। बिल्कुल, और शारजाह में अगर हम बात करें तो 13 T20 मैच हुए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 9 बार जीत चुकी है। तो आज कहीं ना कहीं टॉस जीतने का भी कुछ फायदा देख रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे। तो ये तो बात थी आईपीएल की। और इसके बाद आईपीएल के बाद अब हम रुख करेंगे बैडमिंटन का। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को कल पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चोउ टिएन चेन से हारकर उन्हें डेनमार्क ओपन से बाहर होना पड़ा। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी चोउ टिएन चेन ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए अगले 2 गेम अपने नाम कर जीत हासिल की। उन्होंने 1 घंटे और 2 मिनट तक चले मैच में श्रीकांत को 20-22, 21-13 और 21-16 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो जिस तरह से भारतीय उम्मीद काफी कायम थी श्रीकांत के ऊपर, लेकिन झटका थोड़ा लगा है। हाँ, झटका तो लगा है सिद्धार्थ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए इतने समय बाद एक तो खेल हो रहा है जी, अब चीजें धीमे धीमे शुरू हो रही हैं, अब खिलाड़ी कोर्ट पे मैदान पे आने शुरू हो रहे हैं। तो अब आप खुद ही रिपोर्ट में बता रहे हैं कि वो दूसरी रैंक के खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने पहला जीत भी लिया था गेम, उसके बाद फिर लगातार उन्होंने जो है 2 अपनी झोली में डालते हुए जीत दर्ज कर ली। तो मुकाबला कहीं ना कहीं कड़ा था। ये बैडमिंटन मुकाबलों में 1 घंटे से ऊपर अगर मैच चलता है जी, तो निश्चित तौर पे सामने वाला इसका मतलब आपको कड़ी चुनौती दे रहा है और स्कोर भी यही बता रहा है सिद्धार्थ। तो उन्होंने आसानी से घुटने नहीं टेके, लेकिन हाँ ये है कि ये जरूर कह सकते हैं कि भाई देखिए लॉकडाउन के अंदर 6 महीने, हालांकि यही बात दूसरे खिलाड़ी पे भी लागू होती है। अगर यहाँ पे खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे तो वो भी नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका कहीं लाभ भी मिलता है, कहीं नुकसान भी होता है। और मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि कम से कम अब चीजें शुरू हो रही हैं, प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो रही हैं, खिलाड़ी कोर्ट में आ रहे हैं, मैदान पे आ रहे हैं और चीजों को दोबारा से अब पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन भारतीय बैडमिंटन की ताकत को हम सब जानते ही हैं, कुछ समय लगेगा मुझे लगता है, उसके बाद सब रिदम में आ जाएंगे और हम लोगों को सब अच्छी खबरें सुनने को मिलने लगेंगी। जी, और सचिन जैसे कि आपने बहुत करीब से, जैसे हम देखें तो पिछले दिनों में, पिछले 6-8 महीनों की अगर हम बात करें तो इतने दिनों से कोई मैच नहीं हो रहा था, प्रैक्टिस नहीं हो रहा थी। तो ऐसे में जब खिलाड़ी बहुत समय तक ट्रैक से दूर रहता है तो उसकी क्या मनोबल पे या उसकी हम मानसिक स्थिति की बात करें तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? क्या कुछ आपने स्टडी किया है?
नहीं, देखिए निश्चित तौर पे कुछ फर्क तो पड़ता है, क्योंकि एक अभ्यास एक अलग चीज होती है और एक मैच में उतरना एक अलग मानसिकता की बात होती है। अगर आप मैच में उतरते हैं, किसी प्रतिस्पर्धी मुकाबले में आप जाते हैं, तो आपकी तैयारी, आपकी मानसिकता बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे मैच में हूं और मुझे उसी के हिसाब से अपने को ढालना है और खेलना है। और आप लंबे समय तक दूर रहते हैं, तो वही मैं अभी कह रहा था कि ऐसा तो है नहीं कि बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे होंगे, वो भी अपना समय लॉकडाउन में बिता रहे थे, उसका घर पे रहे हों, या वहां पे किन्हीं देशों में कहीं कुछ छुटपुट कहीं ऐसा कुछ मौके हो कि वो कोर्ट पे जा सकते हो। लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा मुश्किल दौर तो था ही। आप देखिए कि इतनी प्रतियोगिताएं रद्द करनी पड़ी, कितनी आगे बढ़ानी पड़ी, लेकिन जहां कहीं भी जब शुरू हुई हैं चीजें, तो धीमे धीमे सिद्धार्थ सब चीजें मुझे लगता है कि लय में आती जा रही हैं। बिल्कुल। अब श्रीकांत जनवरी में थाईलैंड में होने वाले एशिया टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए काफी उत्साहित हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि वो उस टूर्नामेंट में क्या कुछ कर पाते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी का और जिक्र करना चाहूंगा, लक्ष्य सेन का। काफी उम्मीदें हैं लक्ष्य सेन से, एक बडिंग प्लेयर हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय बैडमिंटन में लगातार एक के बाद एक हमें अच्छे खिलाड़ी मिलते जा रहे हैं और लक्ष्य सेन उन्हीं में से एक हैं। और इन्होंने जिस तरीके से जो है युवा अवस्था से अपने प्रदर्शन को दिखाया है, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय बैडमिंटन में आने वाले समय के वो बड़े सितारे होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि हमको जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उनसे बड़ी खबरों की उम्मीद रहेगी सितार। और इस बीच बैडमिंटन से जुड़ी एक दूसरी खबर यह है कि विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने इस साल किसी और बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया है। अब सिंधु भी एशिया टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। 4 महीने के बाद सिंधु ने हैदराबाद में प्रशिक्षण कैंप में भी हिस्सा लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि सिंधु भी उसमें अपना दमखम दिखाएंगी। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। कोलोन इंडोर टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जर्मनी के युवा खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और रॉबर्टो बतिस्ता आगुट ने जगह बना ली है। 23 साल के ज़्वेरेव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी लॉयड हैरिस को 3 सेट में 6-4, 3-6, 6-0 से मात दी। ज़्वेरेव को पहला सेट जीतने में ज्यादा थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो 6-4 से ये सेट जीतने में सफल रहे। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने दूसरे सेट को जीतकर मैच में वापसी की और इसे तीसरे सेट तक ले गए। ज़्वेरेव ने तीसरे सेट में हैरिस की गलती का फायदा उठाया और एक तरफा अंदाज में ये सेट 6-0 से जीतकर मैच अपने नाम किया। विश्व में 7वीं रैंकिंग के ज़्वेरेव का सामना स्पेन के एलेजांद्रो डेविडोविक फोकिना से होगा, जिन्होंने डेनिस नोवाक को 6-3, 2-6, 6-3 से पराजित किया है। तो बहुत अच्छे फॉर्म में अगर हम देखें अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का, तो उनका ये चलता आ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, ये सब खिलाड़ी सब बड़े खिलाड़ी हैं और अब टेनिस का तो माहौल बन ही चुका है। लगातार कई टूर्नामेंट्स हो चुके हैं जी। इस बीच में जो है 2 ग्रैंड स्लैम भी खेले जा चुके हैं, तो निश्चित तौर पे टेनिस खिलाड़ियों के लिए तो एक अच्छा माहौल बन चुका है। और ज़्वेरेव तो बड़े खिलाड़ियों में से शुमार होते हैं, तो उनका सफर अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और अब एक दूसरे सेमीफाइनल में बतिस्ता आगुट कनाडा के फेलिक्स आगुर अलीसामी से खेलेंगे। हालांकि जिस तरह से ज़्वेरेव ने पिछला प्रदर्शन अगर हम देखें, तो काफी समय से एक कंसिस्टेंसी उनके खेल में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे सिद्धार्थ, उनका नाम जो है वो अच्छे खिलाड़ियों में ही शुमार होता है और बड़ी सफलताएं उनको मिलने वाली हैं आने वाले समय में, और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल। और अगर हम ये देखें कि इससे पहले जैसे फ्रेंच ओपन की हम बात करें कि जिस तरह से जो इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, और अगले बार के लिए भी जैसे विंबलडन के बारे में भी आ रहा है कि अब उसको मतलब 2021 में हम विंबलडन की बात भी करेंगे। तो ओवरऑल टेनिस में कहीं ना कहीं बहुत सारी अभी प्रतियोगिताएं, जैसे अगर हम बात करें तो यूएस ओपन की बात करें, या इसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ और अब कोलोन इंडोर टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, तो कई सारी प्रतियोगिताएं इसमें हो गई हैं। निश्चित तौर पर वही मैंने आपसे कहा कि टेनिस में कम से कम लॉकडाउन के बाद लगातार कई बड़ी प्रतियोगिताएं हुई और अब कोलोन टेनिस खेला जा रहा है, तो टेनिस खिलाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा एक माहौल बन चुका है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।